Hello everyone and welcome back to the online class of the Crescent School History, class 9, chapter number 1, the French Revolution, and today's topic is constitutional monarchy. So last videos mein, I would like to inform you, this is part number 6, video number 6. So video number 1 to 5 आप जरूर देखिए, video number 6 देखने से पहले. So last video में हमने देखा था किस तरीके से आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, एक एक स्टेप को हमने देखा और हमने नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए देखा. I would like to inform you here the date is mentioned, year is mentioned 1791. This is the year when the draft of constitution was completed. In the last paragraph of outbreak of revolution, in this paragraph, right, faced with power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. तो इसमें जो मैंने लास्ट में बताया था, मैं एक बार यहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे. तो लुई 16 ने क्या किया था लास्ट वीडियो के टाइम में, एंड में लुई 16 ने फाइनली जब देखा ही हैज नो ऑप्शन, ही एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई नेशनल असेंबली. एंड देन ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया. चूंकि अब पावर आ चुकी थी नेशनल असेंबली के हाथ में, तो नेशनल असेंबली टुक अ डिसीजन एंड एबोलिश ऑल द पावर्स ऑफ क्लर्जीज. क्लर्जीज की सारी पावर को एबोलिश कर दिया गया. उस रात 4 अगस्त को एक डिग्री निकाली गई जिसमें एबोलिश कर दिया गया सारी पावर्स को, और जितने भी तरीके के टैक्सेस क्लर्जीज को जाते थे वो सारे टैक्सेस भी एबोलिश कर दिए गए. एंड मेंबर ऑफ क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज. उनकी जितने भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे उनको गिव अप करने के लिए मजबूर कर दिया गया. एज आई टोल्ड यू, द टैक्सेस टेकन बाय द क्लर्जीज, द टैक्स वाज ओन्ड बाय द चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड, पर समाप्त कर दिया गया. एज द लैंड ओन्ड बाय द चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड, मतलब जो लैंड था क्लर्जीज के पास, मतलब चर्च वगैरह में जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको बांट दिया गया कॉमन पीपल में. एंड इन द लास्ट लाइन, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवरस. मतलब गवर्नमेंट ने लगभग 2 बिलियन लेवरस के एसेट्स को एक्वायर किया. 2 बिलियन, रिमेंबर, आपको याद है 2 बिलियन का ही लगभग कर्ज था फ्रांस पे. तो गवर्नमेंट ने, नई गवर्नमेंट ने लगभग उतना एसेट्स तो सिर्फ क्लर्जी से रिकवर कर लिया. नाउ टुडेज टॉपिक 2.1, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो 2.1 टॉपिक आज हमें पढ़ना है. तो 2.1 जो है यहाँ पर ईयर, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू, 1791 वाज द ईयर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो बन रहा था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया. व्हाट वाज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली द फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नया क्या था. मीन्स सबसे बड़ी बात तो वो एक फर्स्ट न्यू एक्सपीरियंस था जब मोनार्क को लिमिट, मेन ऑब्जेक्टिव्स भी इसके थे कि जो मोनार्क है, जो मोनार्की, जो किंग है, उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया. एक्चुअल में किंग की पावर को लिमिट करने का यहाँ पर सेंस ये कि वन हैंड पावर को लिमिट कर दिया जाए, पावर किसी एक सिंगल हैंड में ना हो, वो बटा हो. तुम्हें याद है हमने जब फिलोसफर की बात हम कर रहे थे तो वहां पर हमने एक नाम पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू. एंड मॉन्टेस्क्यू ने एक विजन दिया था, दैट वाज द पावर शुड बी डिवाइडेड, मीन्स डिवीजन ऑफ पावर शुड बी मेड. किसमें बटा होना चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. जो पावर है वो इन 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. जुडिशरी को कुछ पावर मिलनी चाहिए, सम शुड बी इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सम शुड बी इन द हैंड ऑफ द लेजिस्लेचर. सेम हैपेंड इन फ्रांस विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, सेम यही चीज उनको मिल गई और यही अप्लाई कर दिया गया. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये पूरा सिस्टम चला कैसे. तुम्हारे बुक में फोटो दिया हुआ, सेम चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया अपने व्हाइट बोर्ड पे. तो यहां पर देखिए हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जो नया फ्रांस था, जो 1789 के बाद 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रांस बना, ये कैसे चल रहा था, इसके क्या पावर्स थे और किसके हाथ में पावर्स थे. क्या पहले राजा को, जो मोनार्क अभी भी है, राजा अभी भी किंग है, रिमेंबर, भूलो नहीं, राजा ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको हटाया नहीं गया, वो अभी भी किंग है. तो क्या उस राजा के पास अभी भी उतने पावर है या कम है, तो कितने कम पावर है, इन सब चीजों को समझ रहे हैं. तो अब आप रेडी हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले
जुडिशरी में जज, राइट, एग्जीक्यूटिव किंग, मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर हमारा खुद नेशनल असेंबली है। ओके, सो जो सिटीजन है, जैसा मैंने आपको बताया था 1789 के टाइम में फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 28 मिलियन हो गई थी, राइट, 28 मिलियन यहां पे भी लिखा हुआ है। लेकिन वोट देने का अधिकार क्या सारी जनता को मिल गया? वर ऑल 28 मिलियन पीपल वर गिविंग वोट्स? वर दे गॉट द एलिजिबिलिटी एज सफरेज राइट्स? नो, दे डिडंट। तो यहां पर जो सिटीजन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टिव एंड पैसिव। Active citizens were those citizens who were having the right to vote, and passive citizens were those citizens who were not getting the right to vote. तो राइट टू वोट ये क्या नया चीज हम देखने को सुनने को मिला है कि ये एक्टिव और पैसिव, ये क्यों ऐसा किया गया? तो इसको बहुत हम आसानी से समझ सकते हैं। जो एक्चुअल में क्या था कि फ्रांस में सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार मिला जो टैक्स पेयर था, राइट, जो टैक्स देता था। और इवन जो जितना ज्यादा टैक्स दे रहा है, अभी हम देखते जाएंगे ना, इसको समझते जो पढ़ते जाएंगे तो हमें नजर आएगा जो जितना ज्यादा टैक्स दे रहा है वो उतना ऊपर वाले पोजीशन पे पहुंच सकता है। तो एक चीज यहां पे अगर नजर आएगी तो हमें लग रहा है कि यानी गरीब लोग यहां पर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको पॉलिटिकल राइट्स में नहीं नजर आएंगे। ये पॉलिटिक्स हर जगह की बात नहीं हो रही, सिर्फ पॉलिटिक्स में, मतलब वोट्स में। वोट एक पॉलिटिकल मामला है ना, वोट देना या इलेक्शन लड़ना या पार्लियामेंट में बैठना, ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो यहां पर पॉलिटिकल राइट्स जो हैं कुछ थोड़े से अलग हैं। जैसा हम नॉर्मल डेमोक्रेसी में देखते हैं कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी, चाहे उसको वोट मिले ना मिले, लेकिन आप भी चाहे तो आपकी अगर एज है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। इवन हमने तो देखा भी है कि बहुत नॉर्मल फैमिली से या गरीब फैमिली से स्ट्रगल किए लोग हमारे इंडिया के टॉप पोजीशन पे बैठते हैं। एग्जाम्पल इज नरेंद्र मोदी फ्रॉम ए वेरी कॉमन पीपल, ही वॉज ए वेरी कॉमन पीपल। हम सब जानते हैं कि बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से वो आए हैं। या डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी भी लाइफ बहुत बेसिक रही है, राइट। तो ये सब लोग इंडिया में इतनी ऊपर वाले पोस्ट पे कैसे पहुंच जाते हैं? बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी। दे हैव पावर, दे हैव राइट इन ऑल द, दे हैव ऑल द पॉलिटिकल राइट्स, दे कैन कम इन, दे कैन फाइट द इलेक्शन। इफ दे आर गेटिंग वोट्स तो पब्लिक उनको प्राइम मिनिस्टर के चेयर तक के भी पहुंचा सकती है। चलिए, कमिंग बैक, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? पहले तो हम उनकी संख्या देख लेते हैं। एक्टिव सिटीजन्स हैं 28 मिलियन हमारी फ्रांस की आबादी है, लेकिन उसमें से 4 मिलियन लोग ही एक्टिव सिटीजन्स में आए। अब ये वो लोग थे, सबसे पहले जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, ये वो लोग थे जो सबसे पहले मेन थे, यानी मेन्स यानी मर्द, राइट, यानी लड़का, राइट। जो मेल है, मेन है, मर्द है, वो मेन सोसाइटी है, वही वोट दे सकती थी। दूसरा कंडीशन, उनकी एज 25 साल से ज्यादा होगी, 25 इयर्स प्लस। जिनकी एज 24 साल है वो वोट नहीं दे सकता, उनकी एज 25 साल या उससे ज्यादा होगी। तो पहला तो वुमन तो सारी छट गई, चाहे कोई भी औरत हो, राइट, कितना भी अमीर हो, वो वोट नहीं दे सकती, वो हट गई। दूसरा, कोई भी मेन है, अगर 24 साल, 23 साल, 22 साल का है, यूथ है, तो वो भी वोट नहीं दे सकता। तीसरा, ये आप समझिएगा, जो मैंने बताया आपको कि टैक्स पेयर ही वोट देते थे। तो टैक्स कौन, कैसे पता चलेगा कितना टैक्स देने वाला वोट देगा? तो जो भी लोग जो 25 साल के उम्र के हैं या उससे ज्यादा के हैं और अपनी, जैसे कि अगर मान लो कि पर मंथ काम करते हैं सब लोग, तो 3 दिन की जो उनकी लेबर चार्ज है, ठीक है, कोई एक आदमी है जो 6,000 रुपए महीने पे काम कर रहा है, मतलब एक दिन का उसका लेबर चार्ज 200 रुपए बनता है, तो 3 दिन यानी 600 रुपए हर महीने अगर वो टैक्स दे रहा है, 3 दिन का लेबर चार्ज, यहाँ पर देखिए लेबर वेजेस लिखा हुआ है, तो 3 दिन का एटलीस्ट या उससे ज्यादा, कम से कम 3 दिन का या उससे ज्यादा अगर वो एज ए टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो वोट देने वाले अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, वो उसको वोट देने का राइट मिल जाता है। तो यहां पर 28 मिलियन में 4 मिलियन ऐसे मेंस थे जो 3 डेज या उससे ज्यादा के लेबर वेजेस का टैक्स देते थे और उनको वोट देने का अधिकार मिला था। अब पैसिव सिटीजन, डेफिनेटली जिनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, द वन हु डिडंट गेट द राइट टू वोट, दे वर पैसिव सिटीजन। इसमें वो कौन कौन से? ठीक है, 3 मिलियन मेन आ गए। इसमें 3 मिलियन मेन है जो
एज में तो एलिजिबल थे, लेकिन शायद वो टैक्स नहीं दे पा रहे, इसलिए वो 3 मिलियन मेन इस कैटेगरी में आ गए, पैसिव वाले कैटेगरी में आ गए। सारी वुमेन्स आ गई सोसाइटी की, और यूथ बिलो 25 ईयर्स, और जितने भी यूथ थे वो 24, 22, 21 साल वाले, वो सब आ गए, क्योंकि ये लोगों को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया गया, ये वोट नहीं दे रहे थे। ठीक है, समझ गए हम एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स को कैसे बांटा गया है। तो वो जो 25 साल के ऊपर है, जेंडर में मेल है, और जो टैक्स देते हैं कम से कम अपने 3 दिन के वेजेस को या उससे ज्यादा, वो वोट देने वाले हैं। तो फ्रांस में ऐसे कितने लोग थे? ऐसे 4 मिलियन लोग थे जो वोट देने की कैटेगरी में, एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आए। अब तो समझ गए होंगे। अब यही लोग मिलके नेशनल असेंबली तक को चला रहे हैं, सबको चला रहे हैं। कैसे हो रहा है इस सिस्टम को समझते हैं। तो एक्टिव सिटीजन ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर अपने इलेक्टेटर्स को चुना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट नेशनल असेंबली का जो मेंबर है या जो मिनिस्टर होगा उसको डायरेक्ट ये वोट नहीं देंगे, ये अपने इलेक्टर्स को चुनेंगे। ये 4 मिलियन 4 मिलियन लोग मिलके इलेक्टर्स को चुनते हैं, जो 50,000 मेंस होते हैं। ठीक है, अब ये 50,000 मेन 4 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो गए, तो उससे घट के ये 50,000 तक। ये इलेक्टर वो होते थे जो टॉप 50,000 टैक्स पेयर होते थे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 मिलियन लोग हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं ये लोग, उनको चुन लेते थे जो सबसे टॉप 50,000 पे हैं। तो अब वो इलेक्टर्स चुन लिए जाते थे। फिर वो इलेक्टर्स जो हैं चूज करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। अब नेशनल असेंबली में कितने मेंबर? 745 मेंबर। तो 745 मेंबर वो मेंबर होते थे। फिर वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, जो 745 सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। राइट, तो मान लो 200 रुपए वाला जो हमने एग्जांपल दिया था, कोई 600 रुपए टैक्स देता था, तो वो एक्टिव सिटीजन में आ गया, और एक्टिव सिटीजन से में आकर उसने वोट तो दे दिया, लेकिन चूंकि 600 रुपए वो टैक्स दिया तो वो इलेक्टर्स में नहीं आया। जो उस समय बहुत अमीर रहा और उसने 50,000 रुपए टैक्स दिया, वो मान लो इलेक्टर्स में आ गया। और जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, मान लो कि कैटेगरी कोई 10-10 लाख टैक्स देने वाले, तो वो नेशनल असेंबली के मेंबर बने। वो 745 मैं यहाँ पे नंबर राइट कर दे रहा हूं, 745 मेंबर्स मिलकर नेशनल असेंबली को चलाने लगे। अब ये नेशनल असेंबली में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं कि 745 लोग डेली कैसे बैठ के बहस ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए आज की भी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है मिनिस्टर्स को चूज कर लेती है, मतलब मंत्री। तो होता है ना, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कोई रेलवे का, कोई ट्रांसपोर्टेशन का, फिर कोई आपका कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट वाइज एक मिनिस्टर चूज कर लिया जाता है, जो कंट्रोल करता है उस डिपार्टमेंट को और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है, या जो उस कैटेगरी की समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का काम करता है। तो ये नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स हैं, यहां पर हम देख सकते हैं, ये 745 मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन मिनिस्टर होगा, और यहां पर एक मिनिस्ट्री बना दी जाती थी, एक मंत्रिमंडल बना दिया जाता था। और यही मंत्रिमंडल जो है नेशनल असेंबली, यहां पे लिखा है बाई एनए, एनए का मतलब नेशनल असेंबली। ठीक है, ये एनए के थ्रू, नेशनल असेंबली के थ्रू एक मिनिस्ट्री बना दी गई है, जिसको पूरा कंट्रोल करती थी नेशनल असेंबली। सारा पावर इन 745 लोगों के पास है, जिनको अलग अलग एक मिनिस्ट्री बना दी गई है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया ताकि काम हमारा आसानी से हो। फिर यहां पर आप फिर देखिएगा किंग आ गया। तो किंग क्या? अब किंग क्या है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये नॉर्मल मोनार्की नहीं है, वो राजतंत्र खत्म हो गया। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होगा? तो जो राजा है ना, वो है एग्जीक्यूटिव में टॉप के पोस्ट पे बैठा हुआ है। उसकी चेयर जैसी खूबसूरत पहले थी, शायद वैसी अभी भी है। ठीक है, चेयर में कोई बदलाव नहीं, वैसे ही खूबसूरत से चेयर पे बैठा हुआ है। लेकिन अभी पावर इसकी बहुत कम हो गई है, अभी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अभी ये सरकार का, मतलब जो कंट्री का, देश का जो टैक्स का जो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, वो अपनी सारा पैसा अपनी लग्जरी पे नहीं खर्च कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस मामले में इसको भी जो है ना, ये जो नेशनल असेंबली हमारी बनी है, ये बताती है, पूरा कंट्रोल करती है राजा को
कि आपको कैसे काम करना है। जैसे कि कोई भी हमने डिसीजन लिया, नेशनल असेंबली ने मिलकर 745 में से 500 लोगों ने कहा कि ये काम होना है, तो राजा को भेजा जाता है कि ये काम हम कराना चाहते हैं, आप इस पे अपनी मंजूरी दीजिए। तो 745 में अगर 500 ने बोला तो राजा को मंजूरी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ने बोल दिया, एक बड़ी संख्या में अप्रूवल आ चुका है, तो राजा बस अब एक नाम का है, उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। नहीं देगा फिर वापस आएगा, फिर ये लोग भेजेंगे और राजा को प्रेशर करेंगे। और राजा को पता है कि अभी मेरा यहाँ पर मेरे लिए अच्छाई यही है कि मैं चुपचाप इन लोगों की बात मानता जाऊं, तो राजा भी चुपचाप इनकी बात मानेगा और इनके कंट्रोल में काम करेगा। क्योंकि अब ये जो लोग सीधे जुड़े हुए हैं आम जनता से, देख रहे हैं ना, एक्टिव सिटीजन से पहुंचते इलेक्टर्स पे आए, फिर नेशनल असेंबली जो सबको चला रही है। हाँ, राजा को कुछ वीटो पावर्स मिले हुए थे जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था, बट ऐसा नहीं था वो वीटो पावर्स का मतलब कि अपनी मनमानी कर पाए, वो सिर्फ नाम का अब किंग रह गया था। तो इस तरीके से हम समझ लिया हमने एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को। ठीक है, कैसे कनेक्ट है ये एक्टिव सिटीजन से। ठीक है, हमने फिर से आते हैं मॉन्टेस्क्यू पे। अभी यहां पर कहीं कोई गलती ना कर दे, पता चले कोई नेशनल असेंबली में ना गड़बड़ी कर दे, कोई यहां पर अपना पूरा कंट्रोल ना बनाने लगे, इसलिए पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो तीसरा पार्ट है वो है जुडिशरी, राइट, ये एकदम सेपरेट पावर है। इसका जो जुडिशरी के अंदर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं जज, जो किसी भी गलत सही का निर्णय लेता है और डिसीजन देता है और पनिशमेंट तक के देता है। हम कोर्ट में जाते हैं, अगर हमने कोई भी गलती की है तो डेफिनेटली अगर वहां पर हमारे खिलाफ सबूत मिलते हैं तो जज हमारे खिलाफ डिसीजन लेगा। और ये जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जज को पूरी पावर दे रहा है कि चाहे वो कोई भी हो, किंग हो, इस नेशनल असेंबली का मेंबर हो, मिनिस्टर हो, आम आदमी हो, या जो वोट भी नहीं दे रहा वो भी, कोई भी गलती करेगा सेम सजा मिलनी चाहिए। जज के सामने सब एक बराबर है, राइट। तो ये है डेमोक्रेसी, एक नई तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। तो यहां पर जो जज है उसको कौन सेलेक्ट करेगा, कौन जज के चेयर पे बैठेगा, तो उसके लिए जो ये एक्टिव सिटीजन है, एक्टिव पीपल है, 4 मिलियन 4 मिलियन लोग, ये यहां पर देखिए वोट दे रहे हैं सीधा जज को। ये लोग जुडिशरी को भी वोट देते हैं, मतलब ये यहां से अपने इलेक्टर्स को चुनते हैं और इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को चुन रहे हैं, और वही लोग डायरेक्टली यहां से जुडिशरी पे भी कुछ लोगों को बैठा रहे हैं, जज भी बना रहे हैं, ताकि 2 पावर काम करती रहे। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ केस जाएगी जुडिशरी में और जुडिशरी सुनवाई करेगा, और अगर वो गिल्टी पाया गया, कल्प्रेट पाया गया, तो डेफिनेटली जुडिशरी विल गिव हिम पनिशमेंट, जो भी उसकी पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी। अपने मन से नहीं देगा कि ये मेरा पड़ोसी और मुझे परेशान करता है तो उसको ज्यादा सजा दे दो, और जो इसको मैं नहीं जानता उसको कम सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सजा जिस भी अपराध के लिए लिखी हुई है वही सजा वो देगा। जज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस नए डिवीजन वाले पावर को लेकर आता है, जिसमें 1 हैंड पावर को खत्म कर दिया गया। ये जो 1 मैन आर्मी चल रही थी, जो चाहे वो करें, जैसे चाहे वैसे खर्चा करें, जो बोल दिया वो कानून है, ये सिस्टम अब खत्म हो गया है। अब सिस्टम चल रहा है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। हाँ, यहां पर कुछ आपको लग रहा होगा कि कमियां रह गई हैं, जैसे कि पैसिव सिटीजन, चलो ठीक है, ये गरीब में जो कम एजुकेटेड है उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, बट वुमेन्स को सीधा सीधा छाड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे वुमेन्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए था, इनको वुमेन्स को भी कुछ अधिकार देने चाहिए थे। और 25 साल की जो एज लिमिट इन लोगों ने बनाई थी, ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर बदलाव, अभी तो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो डेफिनेटली आगे चल के बदलाव भी आने रहते हैं। हमारे यहाँ भी पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है फ्रांस में, उसमें क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली में कलर्जीज को पहले पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आना ना, या कुछ मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, कभी कभी कोई पॉइंट रह जा रहा है, तो आप वीडियो को 2 या 3 बार भी देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। फिर यहां पर बुक में एक 2.1 के बाद
लास्ट पैसेज जो है इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड मैन एंड सिटीजन, राइट, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या था, यहाँ पे जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया, पैसिव सिटीजन में भी हम वुमन की बात कर रहे थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इसमें जो पावर है, जो राइट है, उसमें पहली प्रायोरिटी रख दी गई है। प्रायोरिटी मतलब थोड़ा सा किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला मैन को। मतलब जो राइट ऑफ मैन, मतलब पहले जो मेल सोसाइटी, ये जो आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको हम डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है, इसका कंडम करना चाहिए। मेल और फीमेल या लड़का लड़की के आधार पे हम सोचे कि लड़कियां कमजोर हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये तो बात थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये राइट ऑफ मेन है, पहले मेन आ रहा है फिर सिटीजन आ रहा है। सिटीजन में तो सब आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मेन हटा के सिर्फ राइट ऑफ सिटीजन होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा गया है राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, यानी ये सिटीजन के मेन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। लेकिन इसके साथ साथ ये वो उस मेन को हर एक तरीके का फ्रीडम दे रहा है जो अभी उससे पहले वो मेन नहीं पा रहा था, बल्कि बहुत ज्यादा सफर कर रहा था और बहुत ही बुरी लाइफ जी रहा था। जो मैन आज वो बहुत सारी फ्रीडम पा रहा है, जैसे कि हर एक सिटीजन की एक कहते हैं ना कि वो एक उसको राइट मिल जा रही है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है नेचुरल एंड इनएलिएबल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे उसने जन्म लिया, एक प्राकृतिक राइट है, और दूसरे वर्ड का मतलब है कि जो उससे कोई छीन नहीं सकता, ऐसा अधिकार उसको मिल जा रहा है। जैसे कि कुछ अधिकार मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। राइट टू लाइफ, उसको जीने का अधिकार है, कोई भी उसका जीवन समाप्त नहीं कर सकता। मतलब अगर वो जन्म लिया है तो उसको मारने का अधिकार किसी को नहीं है। उसको जन्म लिया है तो उसको जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, सबको जीने का अधिकार है। इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो छोटी जात का है या फिर वो रंग का काला है या फिर वो गरीब है, इस आधार पे उसको मार भी दिया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। राइट टू लाइफ सबके लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए, सबको आजादी है बोलने की। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ या किसी के साथ, तो आपको आजादी है, आप उसके बारे में आवाज उठा सकते हैं या आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, जैसे कि राय की बात हो, ओपिनियन का मतलब होता है राय। हर इंसान के, हम ह्यूमन बीइंग, हम सबकी राय अलग अलग होती है। तो डेमोक्रेसी या एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पब्लिक इलेक्टिव पीपल होते हैं, इसकी यही खूबसूरती होती है कि सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर है, जुडिशरी के सामने सब एक बराबर है। अगर आपने क्या कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट कर दिया अपनी गाड़ी से, तो चाहे वो आप कोई भी हो, कोई फिल्म स्टार हो या फिर आप कोई आम आदमी हो या फिर आप कोई पॉलिटिशियन नेता हो या खुद आप पुलिस वाले हो, सबके लिए जुडिशरी ने एक ही पनिशमेंट बनाया। अगर 500 रुपए का फाइन है तो सबके लिए वो 2500 रुपए का। ऐसा नहीं कि आप पुलिस वाले हैं तो आपके लिए 200 रुपए का, या नेता है तो आपके लिए फाइन ही नहीं है। तो जुडिशरी सबके लिए एक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इन सब के साथ एक चीज तो हम महसूस कर रहे होंगे, वो ये कि जो बेचारा राजा है वो जब भी अपने रूम में अकेला होता होगा तो सोचता तो होगा कुछ न कुछ कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी कैसी बदल गई है। आप भी देखिए, आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको एहसास हुआ कि फ्रांस में एक बदलाव आ गया? जो लोग परेशान थे, जिन पे कितना अत्याचार और एकदम बंदिश में थे, अचानक से इतने सारे अधिकार मिलते हैं। वो अपना इलेक्टर्स चुनते हैं, अपनी असेंबली बनाते हैं और वो मिनिस्टर्स बना रहे हैं वो खुद, और वही राजा को भी कंट्रोल कर रहे हैं, राजा को बता रहे हैं उसको क्या करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रांस में जो कहते हैं ना बदलाव ला देना, एक बहुत बड़ा बदलाव है। और वैसा ही बड़ा बदलाव यहाँ पे किंग को, राजा के भी लाइफ में आया होगा। तो यहाँ पे आम आदमी को, हम सबको तो सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन राजा को तो डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, टॉपिक नंबर 3, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस ने किस तरीके से मोनार्की को एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया और खुद एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी महान राजा का ही हाथ है। इनको जब बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको लगा कि इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी तक जो इन्होंने अत्याचार किए वो तो इनको नहीं दिखा, लेकिन अब इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है कि इनकी पावर को रोक दिया गया, इनको कमजोर कर दिया गया है, अब ये वो सुपर पावर वाला, डिवाइन पावर वाली फीलिंग नहीं ला पा रहे, तो इनको इतना बुरा लग रहा था
कि ये कुछ किए होंगे उस चीज को वापस पाने के लिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो वो किए उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनको पूरी तरीके से एबोलिस्ट कर दिया गया। और फाइनली जो आप बार बार अपने दिमाग में वो सीन राजा वाला था, वो अगले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों किया गया राजा के साथ, क्यों मोनार्क को पूरी तरीके से एबोलिश किया गया और फ्रांस कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ये चीज भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे कि एक आपके बुक में यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है। एक कैप है रेड कलर का। तो ये जो स्लेव थे ना, जब वो फ्री हो गए, गुलाम लोग जो राजा के टाइम में थे जो फ्री में गुलामी करते थे, तो वो लोग ये कैप लगाने लगे। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो जो सिंबल्स हैं वो डेफिनेटली आप एक एक सिंबल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और उनके मीनिंग को समझ लीजिएगा कि ये क्यों है। राइट, हर एक कंट्री में अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, कभी अपने गुस्से को दिखाने के लिए, कभी अपनी सोच को बताने के लिए, या कभी प्रदर्शन करने के लिए। तो इसमें हर एक सिंबल्स का एक मीनिंग है जो आप जरूर से समझ लीजिएगा। सो टाइम इज टू एंड द वीडियो, बट बिफोर दैट द होमवर्क। सो होमवर्क डे टू डे में नए नए वीडियोस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ। अब आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, आप 9th क्लास की स्टडी करें तो आप धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं, मुझे पता है। तो आज का आपका होमवर्क एक वर्ड में नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस में अब आपको टाइप करना पड़ेगा। और आपका होमवर्क है हु वर एक्टिव सिटीजन्स, हु वर पैसिव सिटीजन्स। ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और ये पैसिव सिटीजन्स कौन थे। एक्टिव सिटीजन्स के आप टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एक्टिव सिटीजन पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, और पैसिव सिटीजन्स के बारे में भी जो भी मैंने आपको बताया है आप अप्रोक्सीमेटली 3-4 सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में नीचे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। आई एम एक्सपेक्टिंग 100% स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू सो मच, एंजॉय द डे।